बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी एमर्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी गेट 2025 में पूछे गए फिजिक्स पोर्शन के तमाम एमसीक्यूज़ को और उनकी आंसर कीज़ को। स्टूडेंट्स, इन तमाम एमसीक्यूज़ का पीडीएफ शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और इन तमाम एमसीक्यूज़ को खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है, if voltage across a resistor is doubled, then its resistance will become temperature and physical state of the conductor remains constant। इसमें हमसे ये पूछता है कि अगर टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहे तो वोल्टेज को डबल करने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट सब जानते हो, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और हम ये बात जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the applied voltage if temperature and physical state remain constant। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास में जो करंट है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा। देन वोल्टेज एंड करंट की ये जो रेशियो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुज प्रोजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू द सेंटर इज। स्टूडेंट्स आपसे वो ये पूछता है कि जब वो पार्टिकल सिंपल उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, देन जब वो सेंटर से गुजरेगा, पास करेगा, तो इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर हमारा पार्टिकल जो प्रोजेक्शन है वो सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर इनकी मीन पोजीशन जहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू है वो जीरो होती है। अगर हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पर जीरो रिप्लेस करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये बनेगी v इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती है v मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है, अगर हम इन दोनों की रेशियो फाइंड करें तो आप देखो क्लियरली कि सेंटर के ऊपर जितनी हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उतनी ही मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। तो हमारे पास में इनकी जो रेशियो है वो क्या बनेगी, 1:1, यानी कि दोनों आपस में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द ऑप्शन दैट शोज द कंडीशंस यूज्ड बाय लैप्लेस फॉर कनेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑप्शंस मीडियम यूज्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज। तो हमसे वही पूछता है कि हमारे पास में वो कौन सा ऑप्शन है जो कि मीडियम के लिहाज से हमें ये बताता है कि लेप्लेस का स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था और वो किस पर बेस करता है। स्टूडेंट्स अब देखो, सबसे पहले हमारे पास में था मीडियम सॉलिड है और प्रोसेस हमारे पास में एडियाबैटिक है। सेकंड हमारे पास में ऑप्शन है लिक्विड एज अ मीडियम एंड आइसोबैरिक एज अ प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन है गैस एज अ मीडियम एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। और लास्ट है मीडियम गैस है और प्रोसेस हमारे पास में आइसोथर्मल है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेप्लेस करेक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू लेप्लेस हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला इन्होंने दिया था जो बराबर होता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा p डिवाइडेड बाय रो। अब यहाँ पे लेप्लेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने साउंड की स्पीड कैलकुलेट करी थी वो थी हवा के अंदर। तो मीडियम हमारे पास में बनेगा गैस, जो कि न्यूटन के फॉर्मूले में भी था, लेकिन इनका जो प्रोसेस था वो था एडियाबैटिक। तो लेप्लेस ये कहते हैं कि जो साउंड की स्पीड है, वो जो साउंड का प्रोपगेशन एक्चुअल में एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग वो बनेगा गैस एंड एडियाबैटिक, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। तो जो गिवन ऑप्शन हमारे पास में है, जैसे ए बी सी इनमें से देखें तो थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ डिफरेंट कलर्ड लाइट बीम्स हैव द सेम टोटल एनर्जी। डिफरेंट कलर्स की लाइट है जिनकी टोटल एनर्जी जो है वो सेम है, विच कलर बीम विल कंटेन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो किसके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स सबसे कम होंगे। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो एनर्जी ऑफ
n नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये बराबर होती है hf के, n टाइम्स ऑफ hf के। अगर मैं इसको फर्दर लिखूं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो इसको यूँ लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, क्योंकि f जो है वो सी ओवर लैम्डा के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से n का फॉर्मूला जनरेट करें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो n का फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल्स टू ई लैम्डा, यानी कि लैम्डा इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, और एच सी क्या करेगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब से उसने बोला कि एनर्जी सेम है, एच और सी वैसे ही हमारे पास में कांस्टेंट है, तो n का लैम्डा से क्या लिंक बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी सबसे कम होंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का वेवलेंथ के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप इसको बताओगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसके साथ इसका इन्वर्स लिंक बनेगा, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे कम होंगे। अब जो हमारे गिवन ऑप्शन है, अब ये देखो सारे के सारे विजिबल कलर्स हैं, तो इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है वॉयलेट की, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास में वॉयलेट के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो सबसे कम होंगे, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास में है, अ पेशेंट इज इंजेक्टेड विद अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू ट्रेस द ब्लड फ्लो एंड डिटेक्ट द सर्कुलेशन इश्यूज, द आइसोटोप यूज इज मोर लाइकली टू बी। वो कहते हैं कि अगर हमें एक पेशेंट की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो, आप डिफरेंट आइसोटोप के यूजेस आपने पढ़े हुए हैं कि अगर हम बात करें आयोडीन 131 की, तो ये यूज़ किया जाता है ग्विटर के लिए, ग्विटर की ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह से फॉस्फोरस 32 जो है वो ट्यूमर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए स्पेशली। कोबाल्ट 60 ये ट्यूमर्स को कैंसिल आउट करता है। सिमिलरली जो मेलिग्नेंट टिश्यूज़ होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो सोडियम 24 है ये यूज़ होता है ब्लड सर्कुलेशन को ट्रेस करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है इसका कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए या ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे, तो वो होता है सोडियम 24, जो उसको ट्रेस करता है और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ 0.02 मीटर स्क्वायर with a speed of 3 meter per second. The pipe narrows to 0.01 meter square. The speed in narrower section is. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करो, और दूसरा है कि आप इसमें लॉजिक यूज़ करो और इसको सॉल्व कर लो। टाइम सेविंग टेक्निक है यहाँ पे, तो इसको ध्यान से समझ लेना है आपने। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास में फॉर्मूला होता है a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। हमारे पास में a1 और v1 की वैल्यू गिवन है, v2 की वैल्यू हमारे पास में है और हमें क्या निकालना है, सॉरी a2 की वैल्यू हमारे पास में है 0.01 और हमें v2 फाइंड करना है कि नैरो एंड पे उसकी स्पीड क्या होगी। लेकिन इसमें आप ये बात भी जानते हो कि बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास में जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी कि अगर हमारे पास में एरिया नैरो होगा, एरिया कम होगा पाइप का, तो जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो क्या करेगी, वहाँ पे इंक्रीज करेगी। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स, आप देखो जरा गौर से कि हमारे पास में जो फर्स्ट एरिया है वो है 0.02 मीटर स्क्वायर, जबकि जो सेकंड वाला पोर्शन पार्ट है वो उसमें क्या है 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो एरिया है वो रिड्यूस होकर हाफ हो रहा है, यानी कि 2 से 1 पे जा रहा है। तो अगर हमारा एरिया ऑफ द पाइप रिड्यूस होकर 2 बनेगा, ठीक है, तो हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, यहाँ पे पहले से 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारे पास में इनके अगर वो पहले 3 थी तो 3 का डबल कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया को हाफ करने से जब हम एरिया को 2 टाइम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो स्पीड जो है वो 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द टर्बुलेंट फ्लो इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन। वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो टर्बुलेंट कब होता है। स्टूडेंट्स देखो, कभी जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करने जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जब वो बीपी मीटर लगाते हैं, फिट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो दब जाती हैं, यानी उसमें प्रेशर बढ़ता है जब। लेकिन जैसे ही उसको रिलीज़ किया जाता है, प्रेशर को कम किया जाता है, तो ब्लड बड़ा तेज़ी से फ्लो करता है एकदम से। तो उस केस में जो ब्लड की क्लॉट्स वहाँ पे बनती हैं, या जब हमारा ब्लड ब्लॉक होता है, तो ब्लॉकेज ब्लड जब एक टाइम पे फ्लो करता है सडनली, देन वहाँ पे इसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है, लेकिन बाद में थोड़ी टाइम के बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो इस केस में इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा चार्ली। ब्लड फ्लोज थ्रू अ क्लॉज्ड वेसल, यानी कि जब हम एक दबी हुई वेसल में से ब्लड को फ्लो करवाने की परमिशन देते हैं या
फ्लो करवाते हैं, तो उस केस में उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कॉइल। एक रिंग है जिसको हमने करंट कैरिंग कॉइल के नज़दीक रखा है। एज द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस, जब उसमें करंट इंक्रीज करेगा, द इंड्यूस करंट इन द रिंग फ्लोज, तो जो करंट होगा रिंग के अंदर वो कैसे फ्लो करता है। अब सब ये बात जानते हो कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज होगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट बनता है। और बाय लेंजेस लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। अब इसमें देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो पूछे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि वो अपने कॉज को अपोज कर सके। तो इसका जो ज़्यादा राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली, टू अपोज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, कि अगर उसमें करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स को बढ़ने से रोकने के लिए उसको उसके अपोज जाना पड़ेगा, उसकी मुखालफत करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो सी ऑप्शन जो आपको करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट थ्रू। अब समझो देखो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ठीक है, तो वेव्स के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना ज़रूरी है, ऑसिलेट होना ज़रूरी है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर उस मीडियम के ऑसिलेटरी मोशंस की वजह से या पार्टिकल्स के ऑसिलेटरी मोशन से जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। तो आपको जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। एमसीक्यू नंबर 10 है, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल, द करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट विल बी। अब देखो इसमें आपसे वो ये पूछता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो करंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सबसे आप देखो कि करंट का फॉर्मूला बाय ओहम्स लॉ होता है V/R, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन, और कैपेसिटर की जो अपोजिशन है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और ये डबल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो होगा अल्फा। ठीक है, क्योंकि भाई ओहम्स लॉ आप जानते हो कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस या वोल्टेज ओवर अपोजिशन। तो करंट का अपोजिशन से इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसलिए जब हमारे पास में XC की वैल्यू हाफ होगी, डिक्रीज करेगी, तो जो हमारा करंट है वो क्या करेगा, उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड वन। जब थर्मल एनर्जी एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, द चेंज अकर्स इन द हॉट ऑब्जेक्ट एज, तो जो गर्म बॉडी है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अब सुन देखो, जब हम जानते हैं कि जब एक बॉडी से हीट का फ्लो होता है बाहर, तो उस केस में जो टेम्परेचर इस बॉडी का वो डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के। तो हमारे पास उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो जब भी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, तो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होने से उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर क्लोज टुगेदर। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर दो लाइनें एक दूसरे के करीब हैं, दिस लाइकली मीन्स, इसका क्या मतलब होगा। स्टूडेंट्स अब देखो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जिनके आप करोगे जिनके लेवल्स होते हैं, अगर वे दूसरे के बहुत करीब करीब हैं तो उनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो स्मॉल होगा। अगर वो दूर दूर होंगी तो उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है। तो हमारे पास अगर वो लेवल्स या जो लाइंस है वो दूसरे के करीब है, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो स्मॉल होगा। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, when two identical waves arrive in phase at the same point in a region at the same time, the resultant displacement is। तो इसमें कहते हैं जब दो waves जो कि इन फेज हैं वो एक ही टाइम के अंदर एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब दो वेव्स इन फेज होती हैं, यानी कि एक का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरे का भी क्रेस्ट है, एक का ट्रफ है जो दूसरे का भी ट्रफ है, तो उस केस में वो दोनों कंबाइन होती हैं और यहाँ पे होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
जिसका जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो उन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है या टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो उनके सम के बराबर होगा इंडिविजुअल वेव्स के। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। अगर ये दोनों वेव्स होती आउट ऑफ फेज तो उस केस में हमारे पास में स्टूडेंट्स उनका डिफरेंस होता है, फिर हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। एमसीक्यू नंबर 14 है हाई स्लोप ऑफ ओहम्स लॉ ग्राफ मींस। तो ओहम्स लॉ के ग्राफ में हाई स्लोप का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें ओहम्स लॉ के स्लोप की तो एक्चुअल में ये होता है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। तो इसकी स्लोप निकालें तो इसकी स्लोप बनेगी V/I, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, जो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि स्लोप का रेजिस्टेंस के साथ में क्या लिंक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर स्लोप हाई होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी रेजिस्टेंस भी हाई होगी और जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका बीटा, यानी कि हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 100 जूल पर कूलम। If a test charge of amplitude 1 coulomb is placed at that point is replaced with a 2 coulomb charge, then physical quantity will change is। अब से आपसे ये पूछते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है 100 जूल पर कूलम, अगर मैं इस पॉइंट पर 1 कूलम टेस्ट चार्ज की बजाय 2 कूलम टेस्ट चार्ज रख दूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास में है एक पैरेंट चार्ज, ठीक है। अब इसका फील्ड हमारे पास में मान लो बन रहा है यहाँ तक, इस जगह तक, और यहाँ पे हमारे पास में पड़ा हुआ है एक टेस्ट चार्ज जिसको मैं कहता हूँ 1 कूलम, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1 कूलम चार्ज की बजाय एक बड़ा टेस्ट चार्ज रख दें इस जगह पे, ठीक है, जो कि हमारे पास में कितना है 2 कूलम। तो अगर मैं 1 कूलम चार्ज को 2 कूलम चार्ज से रिप्लेस करूँ तो इस पॉइंट पर बताओ क्या होगा, कौन सी क्वांटिटी जो वो चेंज होगी। देखो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में जो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट चार्ज, जिसको हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे पास में जो पोटेंशियल है इट इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो वो भी सेम रहेगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं चीज़ों के ऊपर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तो इसका फॉर्मूला होता है U डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी है वो चार्ज पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पर वेरी करूँगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है द वेव अमंग द फॉलोइंग विच रिक्वायर द मटीरियल मीडियम। तो कौन सी वेव्स है जिनको गुजरने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसमें सब ये बात जानते हो कि जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा इंफ्रासोनिक वेव्स, क्योंकि ये बेसिकली मैकेनिकल वेव्स हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाली तीनों वेव्स हैं उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है अनइक्वल चेंजेस अकरिंग इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अगर वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस आते हैं तो उसको क्या कहेंगे। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और अगर हमारे पास में वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होगा। तो सिंपली डेफिनेशन है वेरिएबल एक्सेलरेशन की। तो हमारा राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है इफ अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है अगर करंट है 2 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस हमारे पास में 10 ओम है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस हमारे पास में 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनेगा 20। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, पार्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग फोटोन क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोटोन दीज आर द क्वांटम ऑफ एनर्जी जिनका रेस्ट मैस 0 होता है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो बाय डेफिनेशन हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या बनेगा बीटा। तो यह हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है द करंट इन द फॉरवर्ड बायस पीन जंक्शन इज मेनली ड्यू टू। अब सर आप जानते हो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जिसमें हम उस जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और उसके नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़े, इसका नाम दिया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। जैसे मान लो हमारे पास में एक जंक्शन है, ठीक है, अब इसमें एक होता है पी रीजन और एक हमारे पास में होता है एन रीजन।
और इनके दरमियान एक लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। अगर हम इसकी पी साइड को जोड़ें बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को जोड़ें बैटरी के नेगेटिव से, तो ये हमारे पास में कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, जिसको कुछ डायग्राम में आप इस तरह से देख सकते हो। अब सुनो, इस केस में होता क्या है कि जो हमारा करंट है ये फ्लो करता है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, जबकि रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू द मिनॉरिटी कैरियर्स। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग of 2 meter length such that 2 vibrating loops are formed। उसमें 2 loops बनते हैं, लेंथ उसकी 2 मीटर है। The distance between consecutive nodes formed is। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि 2 consecutive nodes के दरमियान या फिर 2 consecutive एंटी नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है कि अगर उसकी लेंथ 2 मीटर है, 2 लूप्स बनते हैं, तो वेवलेंथ क्या होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक जनरलाइज फॉर्मूला यूज़ करोगे। हम जानते हैं कि nth लूप के लिए जो वेवलेंथ इसका फॉर्मूला होता है 2L डिवाइडेड बाय n फॉर अ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास में क्योंकि 2 लूप बनने तो n की वैल्यू 2 यूज़ करोगे, तो हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो आएगी 2L डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लेमडा हमारे पास में बराबर होगा लेंथ के। और आप जानते हो लेंथ कितनी है वायर की, वो 2 मीटर है, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास में बन जाएगी 2 मीटर। अब स्टूडेंट हमें क्या बताना है कि 2 कंसेक्टिव नोड्स का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप जानते हो द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड्स जो है वो बराबर होता है लैम्डा बाय 2 के। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 मीटर। तो हमारे पास में जो 2 नोड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा। तो ये हो गया इसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन बाय फार्मूला। नहीं तो वैसे भी देखो कि टोटल लेंथ हमारे पास में 2 मीटर है, ठीक है, और 2 मीटर में 2 लूप बनेंगे, तो एक लूप की लेंथ क्या होगी 1 मीटर। तो एक लूप में देखो ना, अगर डायग्राम ऐसे बना तो आप ये ऐसे बनेंगे, एक ही वाला लूप हमारे पास में बनेगा और एक लूप हमारे पास में बनेगा कुछ इस तरह से। तो अगर हमारे पास में वायर की जो टोटल लेंथ है ये 2 मीटर है, तो हमारे पास में 2 नोड जो इसके बनेंगे, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड का जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा 1 मीटर। तो आप इसको बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है और ये आपका न्यूमेरिक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ फुटबॉल इज किक विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट इट विल अटेन इज। अगर एक फुटबॉल को हम किक करें 20 की स्पीड से 30 के एंगल पर, तो कितनी हाइट गेन करेगा। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स के हमारे पास में जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है वो होता है h इज वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करो, तो v की वैल्यू 20 है तो बनेगा 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2 और g को आप 10 यूज़ कर लो। अब आप जानते हो कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4 और डिनोमिनेटर में क्या है 2/10, तो ये बनेगा 20। अब देखो इसमें यहाँ पे हुआ क्या कि ये वाला 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, ये वाला 4 जब नीचे आएगा तो 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ऊपर बचेगा 40 और डिनोमिनेटर में बनेगा 8। तो अगर मैं 40 को 8 पे डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 5 मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज नॉट सूटेबल फॉर हैवी लोड ड्यू टू। बताइए अगर हम एक बैटरी यूज़ करते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो हैवी लोड के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती। अब सुनिए देखो कि अगर हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बैटरी के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या करेगा लेस हो जाता है, यानी कि हमारे सर्किट में एनर्जी कम फ्लो करेगी, सर्किट के अंदर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप कम आएगा, जबकि बैटरी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर वो बनेगा अल्फा। अगर होता लेस टर्मिनल वोल्टेज तो देन हमारा बीटा ऑप्शन भी करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू इक्वल चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ सर्टेन फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो हम दो चार्जेस जब वैक्यूम में रखते हैं तो उनके अंदर मैंने एक सर्टेन फोर्स लगती है। व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम द फोर्स बिकम्स 1/4। अगर उसको किसी मीडियम में रखें तो जो फोर्स है वो 1/4 हो जाती है। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम विल बी। स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हो कि मीडियम इंसर्ट करने से जो फोर्स है वो रिड्यूस करती है। अगर जो फोर्स है वो 1/4 हो रही है, 4 टाइम कम हो रही है, तो इसका मतलब कि हमने जो मीडियम लगाया है उसकी वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। और अब फॉर्मूला देखो इसका, तो ये होता है फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, जो कि मीडियम को इंडिकेट करता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है।
तो अब देखो अगर फोर्स मेरी 4 टाइम रिड्यूस हो रही है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए जो हमारा पहला मीडियम था इन कंपैरिजन टू एयर या वैक्यूम। तो जो आपका राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ अ टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम experiences a force of 100 Newton and 200 Newton at 2 points A and B in the electric field, the ratio of the electric field at point A to that of point B will be। So वो कहते हैं कि हमारे पास में मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके हमारे पास हमने 2 पॉइंट्स में कंसिडर किए हैं, एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट हमारे पास में पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए पर जो फोर्स लगती है वो 100 न्यूटन है और पॉइंट बी पर जो फोर्स लगती है वो हमारे पास में 200 न्यूटन है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, ये हमें बतानी है। अब देखो हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स से क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। तो अगर आप इसकी रेशियो जनरेट कर लो, अब वैसे भी इसमें देखो जनरली आप सॉल्व कर सकते हो यार इसको, कि अगर फोर्स 100 है तो 100 से 200 हो रही है, डबल हो रही है। तो पॉइंट ए पे अगर 100 है तो पॉइंट बी पे 200 है। अगर फोर्स डबल हो रही है तो पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी डबल होगी। तो 1:2 आंसर आना चाहिए। वैसे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप रेशियो निकालो इसकी, तो बनेगा ई ऑफ ए ओवर ई ऑफ बी इज इक्वल टू एफ एट ए डिवाइडेड बाई एफ एट बी। अब फोर्स एट पॉइंट ए जो है वो 100 है और पॉइंट बी पर कितनी है 200, तो 2 0 से 2 0 कट गए तो आंसर आएगा 1/2 यानी कि 1:2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कहता है कि a body of mass 2 kilogram moving with velocity 3 meter per second collide with a body of mass 1 kilogram at rest। एक 2 किलो की बॉडी 3 की स्पीड से जा रही है, 1 किलोग्राम की बॉडी को हिट करती है जो कि रेस्ट में है। इफ दे स्टिक टुगेदर देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल बी। अगर वे दूसरे के साथ स्टिक हो जाए आफ्टर द कोलिजन तो हमें इसकी कॉमन वेलोसिटी बतानी है। स्टूडेंट्स कॉमन वेलोसिटी को फाइंड करने का बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक है, ये होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर हम टोटल इनिशियल मोमेंटम को टोटल मास के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास में कॉमन वेलोसिटी आती है। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अब क्योंकि देखो जो फर्स्ट 1 kg की बॉडी है वो तो रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जो 2 kg की बॉडी है वो मूव कर रही है 3 की स्पीड से, तो इसका मोमेंटम बनेगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और टोटल मास कितना है, एक बॉडी 2 kg की दूसरी 1 kg की है, तो बनेगा 2 + 1, 3/2 बनेगा 6 और 2 प्लस बनेगा 3, तो 3 को 6 पे करो डिवाइड तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो जो कॉमन वेलोसिटी दोनों बॉडीज की वो 2 मीटर पर सेकंड बनेगी, तो राइट आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू बॉल्स थ्रोन विद इक्वल स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स कवर इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैं 2 बॉल्स को डिफरेंट स्पीड से सेम स्पीड से फेंकता हूँ डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और उनकी दोनों की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि जो रेंज है वो सेम है। अगर एक का एंगल हमने फेंका है 40 डिग्री तो दूसरी का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि अगर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री हो तो वहाँ पे रेंज हमेशा बराबर होती है। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 हो जाए रेंज सेम होगी, तो इस केस में देखो एक एंगल हमारे पास में है 40, तो 40 में कितना ऐड करेंगे 90 बन जाएगा, तो 50 अगर मैं 40 में ऐड करूँगा तो आंसर 90 आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज स्टोर्ड इज इन इट इन द फॉर्म ऑफ। किसी भी जिस्म में जो काम है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स किसी जिस्म में जो काम हम करते हैं या किसी जिस्म बॉडी पर जब हम काम करते हैं तो वो जो है उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, बिकॉज वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ 20 waves passes a point in 2 seconds and with a speed of 5 meter per second, then the wavelength of the wave is। अगर 20 waves 2 सेकंड में पास करती हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं v = f लैम्डा स्पीड फाइंड करने के लिए, सॉरी लैम्डा फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अगर देखो 20 वेव्स पास करती हैं 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास करेंगी 10 के इक्वल। तो वैसे आप निकाल भी सकते हो, F = n/t जनरल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वेव्स 20, टाइम है हमारे पास में 2 सेकंड है, आंसर आएगा 10 हर्ट्ज। अब हम जानते हैं v = f लैम्डा, लैम्डा निकालने तो फॉर्मूला बनेगा v/f। v की वैल्यू कितनी है 5 और f की वैल्यू कितनी है 10, जो भी अपने कैलकुलेट करी है। तो जब हम 5 को 10 पे करेंगे ना डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा 1/2, और 1/2 बराबर होता है 0.5 के, तो लैम्डा का इक्वल होगा 0.5 मीटर। तो राइट आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
द यूनिट ऑफ RC इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज। स्टूडेंट्स अभी बात जानते हो, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो हमारा राइट आंसर बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज। एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है एंड वेवलेंथ इज 0.6 मीटर, इट्स स्पीड इज, तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। आप जानते हो कि स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 है, जबकि लैम्डा हमारे पास में 0.6 है, तो इसको आप लिख सकते हो 6/10। तो जब आप इसको 6/10 लिखोगे तो 10 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 50 और यहाँ पे बचेगा 6, तो 6 5 पर होते हैं 30, तो 30 को 0 से ऐड कर दो तो बनेगा 300, तो हमारे पास में वेलोसिटी होगी 300 मीटर पर सेकंड, तो आपका राइट आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम। स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है कि ये हमेशा इंक्रीज करे, जब बॉडी मीन पोजीशन से वापस आता है तो ये डिक्रीज भी करती है, क्योंकि जब ये एज अ वेक्टर यूज़ की जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी भी होती है फॉर अ स्मॉल रोटेशन। इट इज़ आल्सो अ स्केलर, तो ये हमेशा स्केलर नहीं होती बल्कि कुछ कंडीशन में वेक्टर के तौर पर भी बिहेव करती है। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस, ये बात दुरुस्त है, बल्कि यहाँ लिखे इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, तो ये बयान गलत है इसका। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो होगा बीटा। इट इज़ ट्रीटेड एज अ वेक्टर फॉर स्मॉल रोटेशंस, अगर लार्ज रोटेशन होगी तो ये एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाई रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू। पाई रेडियंस कितना होता है, इसमें आप जानते हो कि 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री होता है, और उसे हाफ कर दो तो पाई रेडियंस जो कि 180 डिग्री होता है, तो राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ पर्सन मूव्स 600 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 300 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, इट्स डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस रेशियो इज। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशियो बतानी है, तो पहले आप इनको फाइंड करो। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो आप जानते हो स्टूडेंट्स की टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो अगर हम 600 को 300 में ऐड करें तो हमारा डिस्टेंस बनेगा 900 मीटर। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे पास में 2 पॉइंट्स है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर दोनों बॉडीज की डायरेक्शन अपोजिट है, बॉडी रिवर्स हो रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट माइनस करके निकाल सकते हो। तो देखो पहले बॉडी क्या है नॉर्थ में 600 मीटर कवर किया, फिर साउथ में हमारी डायरेक्शन की रिवर्स हो गई, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट जो कि रिवर्स होता है, 300 मीटर कवर किया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा 600 माइनस 300 जो कि बराबर होगा 300 मीटर्स के। तो हमें बतानी है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस जो है वो होगा 300 डिवाइडेड बाय 900, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कितने 300, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड होगा उसमें, ये बात आपने नोट कर लेनी है। 300 और डिवाइड कितने कर दिया 900, तो दो जीरो से दो जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 1/3, क्योंकि 3/9 कितना होता है 1/3 होगा, तो ये बनेगा 1:3, तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 35 है, in a stationary wave the point that undergoes zero acceleration is। स्टेशनरी वेव्स में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो अभी बात जानते हो कि स्टेशनरी वेव में हमारे पास में 2 पॉइंट्स होते हैं, कुछ वो पॉइंट्स होते हैं जो कि परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, और ऐसे पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं, नोड्स का नाम देते हैं। जैसे एक नोड बनेगा, फिर यहाँ पर एक नोड बनेगा, और फिर यहाँ पर एक नोड बनेगा, और वो पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एंटी नोड्स का नाम देते हैं। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो इसका फॉर्मूला होता है -ω²× अब अगर हम बात करें मीन पोजीशन पर जो कि नोड्स के पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा जीरो, जबकि एंटी नोड्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो एंटी नोड्स का एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जबकि नोड्स का एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड एट सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, उसको सी लेवल और टॉप ऑफ द माउंटेन पे हमने मेजर किया, बोथ एट द सेम टेम्परेचर और दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, इट विल बी, तो ये कहाँ पर ज़्यादा होगा, सी लेवल पर, माउंटेन के टॉप्स पर, या दोनों सेम होंगे, या फिर वहाँ पे जहाँ पे हवा की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप ये बात जानते हो कि स्पीड का जो फार्मूला होता है
स्पीड ऑफ साउंड का एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो होता है V इज इक्वल्स टू गैमा RT डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि m। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में स्पीड का टेम्परेचर से डायरेक्ट लिंक, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड भी हमारे पास में क्या होगी, कांस्टेंट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली, क्योंकि दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी दोनों जगह पर सेम होगी, तो आपको जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। यहाँ पर ये थोड़ा सा निशान इसका आगे पीछे होगा तो इसको आप सी पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो चार्ली बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज की टोटल एमसीक्यूज की डिस्कशन। आई होप कि लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो आपको या कोई मिस्टेक नज़र आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, विश यू ऑल द